साथियों, आपका आपके पारिवारिक जानडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने अपनी पिछली क्लास में गुलाम वंश के बारे में बात की थी और आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट खिलजी वंश। आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो हमारा ये यूट्यूब चैनल पर विजिट कर कर और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर पिछली वीडियो अवश्य देखें। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है खिलजी वंश। आपके सामने आपका पहला सवाल, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमा लोगों ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। अलाउल मुल्क ने उन्हें यह सलाह दिया कि धर्म चलाना किसी पैगंबर का काम होता है, जबकि जब और उसका दूसरा यह था कि हम विश्व विजेता बनेंगे सिकंदर की तरह। तब उसने बताया कि जब सिकंदर विश्व विजेता बना तब यहाँ की जनसंख्या यानी विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी, आज बहुत ज़्यादा है, ऐसा करना संभव नहीं है। और उनके मित्र या कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर ही अलाउद्दीन ने अपनी या ख्वाहिशात को त्याग दिया। आइए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की मनोपधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसने मंगोलों को विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उल्गू खां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां लड़ते हुए मर गया यानी वो सफर हो गया। इसका एनालिसिस देखते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था?
बलबल, मलिक कफूर, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मलिक कफूर। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कथन और कारण पे बेस्ड। कथन ए है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। आपका कूट यानी ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए ए में लिखा है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बात सत्य है, लेकिन यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये बात गलत है। इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। एक इतिहासकार हुए डॉक्टर स्केलाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उसकी उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ये सत्य है और आर गलत है। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। आइए हम इसका एनालिसिस करते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलीचपुर की आय भेजने का वायदा किया, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल सूची को सुमेलित करने का है। आइए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? रणथंभौर के आगे कर्णदेव है, चित्तौड़ राजा रायचंद्र, देवगिरी हमीर देव, गुजरात राणा रतन सिंह। आपका कूट है ए बी सी डी। आप अपने क्वेश्चन को देखें और कूट का मिलान करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, UPRO प्री 2017। आइए इसकी सूची में देखते हैं। रणथंभौर का राजा हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़।
ऑप्शन नंबर ए 3412, ऑप्शन नंबर बी 4231, ऑप्शन नंबर सी 1324, ऑप्शन नंबर डी 2143। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालानुक्रम है। उसने 1299 ईस्वी में गुजरात को फतेह किया। उसके बाद रणथंभौर को 1301 में, चित्तौड़ को 1303 में तथा वारंगल को 1310 में। अतः इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। सवाल नंबर अगला, उपर्युक्त इस मानचित्र को देखिए और बताइए कि यह मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मलिक कफूर, जिसे हजार दिनारी कहा जाता है। हम इसका एनालिसिस करते हैं। भारत में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने अपनी दक्षिण विजय दौरान किया था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिशा यानी खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। खालिसा मतलब कि सरकारी भूमि। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान करों को 1/2 कर दिया। सबसे अधिक कर लेने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। बी और सी दोनों कह सकते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। हम इसे अगले क्लास यानी तुगलक वंश में भी पढ़ेंगे। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी कि खराज, इसे उर्दू में खराज यानी कि भूमि कर कहा जाता है, के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, घरी कर यानी कि घरों पे लिया जाने वाला कर और चराई कर यानी कि पशुओं पर लिए जाने वाला कर लगाया था। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबाब में वृद्धि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जितना खेत था उसका आधा लेता था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक जितना उत्पादन था उसका लेता था। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बलबन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और बी मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। उपर्युक्त की व्याख्या हम कर चुके हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब याद रहे कि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक क्यों नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक फसल की उपज के एवज में लिया करता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी जमीन के उपज, जमीन की पैमाइश के बदले ये लिया करता था। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग यानी कि 50% राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। ऑप्शन 2, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। ऑप्शन नंबर 3, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर 3 है। अब इसमें निम्न कोडिंग स्कीम यानी कि आप इसमें से क्या सही है उसका ऑप्शन चूज करें। 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 व 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 व 3। एक यह है उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, और 3 है उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया। आपका ऑप्शन भी गलत है कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने के पहले हम इसका एनालिसिस भी करते हैं। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज या एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों को खुद मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिए जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कथन और कारण पे बेस्ड है। कथन ए है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और कारण आ रहे वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। आपका ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। आइए इस सवाल का हम एनालिसिस करते हैं। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए
कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शहनाए बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसने कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवार और पैदल व्यक्तियों की एक विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्न में किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। उपर्युक्त की व्याख्या हम कर चुके हैं। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सेना का व्यय बहुत अधिक था। बरनी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी, बलबन। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। उपर्युक्त प्रश्न यानी कि हम अपने इस प्रश्न का एनालिसिस कर चुके हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? ऑप्शन नंबर ए, कृषि को उन्नत किया। ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सफलता प्राप्त की। ऑप्शन नंबर डी, शासक को जनमानस से दूर किया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बहुत सफलता प्राप्त की। इसका एनालिसिस देखते हैं। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार मुख्यतः एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोह पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल यानी शहनाए बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसने मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। उपर्युक्त उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या हम कर चुके हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी यानी घर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। इसकी भी हम व्याख्या कर चुके हैं, फिर भी इसका एनालिसिस एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे, घरी कर और घरी कर जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर जो पशु दुधारू थे उन पर लगाया जाता था। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी है रावी नदी, ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रावी नदी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी मलिक इजाउद्दीन काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर दो, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। ऑप्शन नंबर तीन, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया। उपर्युक्त में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए एक और दो, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी तीन। आइए हम इसका सही उत्तर देखते हैं। ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, जो जलालुद्दीन मंगबरनी ख्वारिज्म का पुत्र था। उसका पीछा करते हुए मंगोल आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतुलुग
ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तार माशरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को असफल कर दिया। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना का नियुक्त किया? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को सुव्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सुमेलित करने का। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन आप सही से पढ़े, कौन सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसाल वीरभल्लाल, मदुरई वीर पांडे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वारंगल यानी कि वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था, रामचंद्र देव देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव के बाद रामचंद्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का तत्कालीन शासक प्रतापरुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आइए इसकी एनालिसिस देखते हैं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। कौन? मुबारक खिलजी। केवल मुबारक खिलजी ही था जिसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। जिसका नाम मुबारक, उसने अपने आप को मुबारकबाद दी और खुद को खलीफा घोषित कर दिया। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुबारक खिलजी। इसका एनालिसिस देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था।
बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल हमारी आज की क्लास का अंतिम सवाल सवाल नंबर 30। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? इल्तुतमिश, बी बलबन की, सी अलाउद्दीन खिलजी की, डी मोहम्मद बिन तुगलक की। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बलबन ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी की। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया गया था। ध्यान रहे कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मालिक फखरुद्दीन एवं मलिक छाजू छाजू ने किया। इस युद्ध का नेतृत्व मलिक फखरुद्दीन और मलिक छाजू ने किया। आज की क्लास समाप्त होती है। हम अगले क्लास में तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपने अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो हमारे चैनल पर विजिट कर एक प्लेलिस्ट बनी है जिसका नाम मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। हम पूर्वानुलोकन 2023 की अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन, यहाँ तक कि आर में 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। आपको पूर्वानुलोकन का ज्ञात होगा ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ और तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।